सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम रूप विचार पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वाक्यों में पदों को हम रूप कहते हैं और ये परिस्थितियों में परिवर्तित होते हैं, इसलिए इन्हें रूप विचार कहा जाता है। तो इन्हीं रूप विचार में हमने ये पढ़ा था कि जो परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी पद कहते हैं। तो विकारी पद आपके 4 तरह के हो गए: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों आइए आज हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक विकारी पद होता है। पहले हम लोग ये जानते हैं वाक्यों में विकारी पद जो क्रिया है, ये क्रिया होता क्या है, हम लोग कैसे पहचाने कि ये वाक्यों में यह पद क्रिया होता है। तो आसानी से जानने के लिए आप लोग देखे हुए कि वाक्यों में जो क्रिया होता है वो आखिर में ही होता है, वाक्यों के जो अंत होता है वहीं पर ये प्रयोग होता है। तो पहचानने के लिए हम कह सकते हैं वाक्यों में जो पद किसी कार्य का एहसास कराता है, या फिर जिस पद से हम ये जानते हैं कि ये कार्य हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जिस पद से हमें किसी कार्य होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपके हो गए पढ़ना, जाना, खाना। लेकिन बच्चों आप जानते हैं हम इस रूप में वाक्यों में इसे प्रयोग नहीं करते हैं। आप जैसे जानते हैं कि ये तो परिवर्तित होता है, किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है, क्रिया के अनुसार होता है, बच्चों कर्मों के अनुसार होता है और काल के अनुसार भी ये परिवर्तित होते हैं। तो इसको परिवर्तित रूप हम वाक्यों में व्यवहार करते हैं। तो मूल क्रिया कौन हो गए? पढ़ना, जाना, खाना, हंसना, खेलना आदि। तो जो क्रिया के मूल रूप जो होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। तो पढ़ना क्रिया में ये जो क्रिया हो गया, ये आप सोचिए कौन से धातु से आया है? पढ़ धातु से किया गया है। वैसे ही आपका जो जाना क्रिया है ये जा धातु से बना है। खाना क्रिया जो आपका हो गया है, तो फिर वैसे ही लिखना लिख धातु से, दौड़ना दौड़ धातु से ये सारे बनाए गए हैं। तो बच्चों आइए अभी देखते हैं क्रिया का हम प्रकार भेद करते हैं। तो क्रिया का जो भेद है कुछ इस तरह होते हैं। पहला ले लीजिए रचना के आधार पर। रचना आप लोग जानते हैं, मतलब हम लोग क्रिया को कैसे गठित करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको रचना कहा जाता है। तो रचना के आधार पर आपका क्रिया 2 तरह के होते हैं। एक होता है मूल क्रिया, दूसरा होता है यौगिक क्रिया। तो जो मूल क्रिया होता है, जैसे कि आप जान सके हैं, अगर हम पहले यौगिक क्रिया को ले, जिसमें उड़िया में आप यौगिक क्रिया कहते हैं, तो हिंदी में तो हम जौ का उच्चारण नहीं करते हैं, इसीलिए ये यौगिक क्रिया। तो ये मतलब यहाँ पर योग हुआ है, योग हुआ है, 2 से अधिक क्रियाओं का योग हुआ है। और मूल क्रिया होता है एक ही क्रिया होता है। जैसे कि आपका पढ़ना, देखना, दौड़ना आदि जो क्रिया हम लोगों ने लिखा था वो कौन सा क्रिया हो गए? मूल क्रिया हो गए। और आपका जो यौगिक क्रिया है वो 2 या 2 से अधिक से बना जाता है। जैसे पढ़ सकना, तो देखिए ये एक क्रिया हो गया और ये एक क्रिया हो गया, तो ये दोनों मिलके एक क्रिया जो बनता है उसे हम उड़िया में जैसे यौगिक क्रिया कहते हैं, हिंदी में यौगिक क्रिया कहते हैं। वैसे देख लेना, तो आप जानते हैं देखना और लेना ये दोनों क्रिया है, तो देख लेना आपका यौगिक क्रिया बन गया। तो इसी तरह बच्चों रचना के आधार पर हम लोग ने क्रिया को 2 तरीके से बनाया और आप उदाहरण के माध्यम से भी आसानी से समझ पाओगे। ये जो यौगिक क्रिया आपका रह गया उसे हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक आपका हो गया संयुक्त क्रिया, दूसरा आपका हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों पहले देखिए संयुक्त क्रिया क्या होता है। जो संयुक्त क्रिया होते हैं वो जैसे कि आप लोग ने देखा यौगिक क्रिया में हम 2 से अधिक क्रियाओं को एक साथ लेते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक धातुओं का जब मेल बनता है, मेल से जो क्रिया बनता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिससे क्या होता है, अर्थ में जो कार्य होता है उसके अर्थ में थोड़ा स्पष्टता आ जाता है, थोड़ा हम आसानी से उसका अर्थ समझ पाते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों, आप तो जैसे देखा कि 2 या 2 से अधिक, देखिए एक वाक्य यहाँ पर वर्षा थम चुकी है, तो कार्य जो है कौन सा है? थम चुकना। तो ये आपका क्रिया हो गया। इसे देखकर आप जान सकते हैं ये यौगिक क्रिया है। तो ये जो यौगिक क्रिया आपका बन गया, तो उसमें क्या है? 2 से अधिक धातुओं को लेके यह क्रिया बनाया गया है। तो उसमें क्या होता है, जो पहला क्रिया होता है ये आपका पहला क्रिया हो गया। ये पूरा जो संयुक्त क्रिया है उसमें पहला क्रिया थमना,
थम धातु से बनाया गया है, तो ये आपका मुख्य क्रिया होता है और बाकी जो रह गए ये आपके क्या है, सहायक क्रिया कहते हैं। ये सहायक क्रिया के बारे में आप 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए, तो संयुक्त क्रिया क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनाया जाता है और उसमें एक मुख्य क्रिया होता है और दूसरा क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। इसके द्वारा क्या होता है बच्चों, हम उस कार्य को थोड़ा अधिक स्पष्टता से समझ पाते हैं। तो वैसे ही आपका हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम 9वीं कक्षा में भी प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, जो कर्ता होता है क्रिया में, आपके वाक्य में, या तो वो खुद करता है किसी कार्य को, वो खुद करता है या तो किसी के द्वारा कराता है। तो जब दूसरे के द्वारा कराता है तब हम उसे क्या कहते हैं, दूसरे के द्वारा कराने के लिए यह उसे प्रेरणा देता है। अर्थात कि कर्ता दूसरों को प्रेरणा से कार्य कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो आपका संयुक्त क्रिया आप समझ गए, जो रचना के आधार पर जो क्रिया को हमने 2 तरह से बांटा है, उसमें जो यौगिक क्रिया हो गया उसका एक प्रकार है संयुक्त क्रिया, जिसे आप आसानी से समझ लिए। अभी प्रेरणार्थक क्रिया होता है, वाक्य में जो कर्ता होता है वही साधारण क्रिया को कराता है, कार्य को कराता है। तो जब वो क्या करता है कि दूसरों की प्रेरणा से वो कार्य को कराता है, हम उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसके 2 रूप होते हैं, आप 9वीं में पढ़ चुके हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा आपका हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या अंतर है बच्चों? जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसमें क्या होता है, प्रेरणा देने वालों को हम लोग पहले क्या बोलते हैं समझ लीजिए, उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। जो कर्ता प्रेरणा देता है अथवा कार्य को कराता है वह हो गया आपका प्रेरक कर्ता। और प्रेरणा से जो काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित कर्ता। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है यहाँ पर कर्ता आपका प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। मालिक नौकर से काम कराता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आपका जो कर्ता है ये क्या हो गया, नौकर को काम कराने के लिए प्रेरणा देता है। तो हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं, मालिक को यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रेरक कर्ता। और नौकर किसके द्वारा कराता है, किसको प्रेरणा देता है, नौकर को। तो नौकर यहाँ पर आपका क्या बन गया, प्रेरित कर्ता। तो ये समझ में आपको आ गया। तो जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है यह आपका होता है कराता है, अर्थात यहाँ पर कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। कर्ता यहाँ पर क्या करता है, कर्ता नौकर यहाँ पर भाग लेके नौकर को प्रेरणा दिया कि इस काम को करो। तो जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसे लेकर जो वाक्य बनता है वहां पर आपका कर्ता प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहता है। जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आपका हो गया वहां पर क्या हो गया, मालिक ने नौकर से काम करवाया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर करवाया, तो मालिक ने नौकर को बोल दिया और नौकर ने क्या किया, वो प्रेरित कर्ता बनकर किसी दूसरे के द्वारा वो काम वो करवाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता। इस वाक्य में मालिक का कोई काम नहीं, उसने पहले ही नौकर को प्रेरित कर दिया तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन गया। अभी नौकर किसी दूसरे के द्वारा काम करवाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस वाक्य में नौकर आपका प्रेरक कर्ता बन गया और नौकर जिसके द्वारा काम करवाया वो आपका प्रेरित कर्ता बन गया। तो इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेरणार्थक क्रियाओं में रूप परिवर्तन के कुछ नियम होते थे। जैसे कि हम लोग मूल धातु से कभी क्या करते थे, आना को जोड़कर और वाना को जोड़कर प्रेरणार्थक क्रिया बनाते थे। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना का प्रयोग होता था, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना का प्रयोग होता था। जैसे हमने कहा अभी, मालिक नौकर से काम कराता है तो आना का प्रयोग हुआ, मालिक ने नौकर से काम करवाया तो वाना प्रत्यय का प्रयोग हुआ।
तो बच्चों कुछ उदाहरण अगर हम देखेंगे, उगना क्रिया जो होता है उसका मूल धातु उग हो गया, उसका प्रथम प्रेरणार्थ में क्या लगेगा, आना लगेगा, तो उगाना। फिर द्वितीय प्रेरणार्थ बन गया आपका उगवाना। वैसे भी गिरना, गिराना, गिरवाना, चलना, चलाना, चलवाना, दौड़, जो दौड़ना क्रिया का मूल धातु है उसका आपका दौड़ाना, दौड़वाना बन गया। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी मूल धातुओं में मात्रा का परिवर्तन करके भी हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया बनवाते हैं। जैसे काट से कटाना, कटवाना, घूम से घुमाना, घुमवाना, डूब से डुबाना, डुबवाना, नाच से नचाना, नचवाना। फिर क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, जो स्वरांत धातुओं के, जो जिस धातुओं के अंत में स्वर वर्ण आता है उसकी प्रथम मात्रा को परिवर्तन करके हम प्रेरणार्थक क्रिया उसमें लाना जोड़ के प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बना देते हैं। फिर लवाना जोड़कर हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। जैसे खाना का मूल धातु आपका हो गया खा, तो उसमें क्या हम लोग जोड़ेंगे, पहले क्या जोड़ेंगे, लाना, तो खिलाना। फिर द्वितीय प्रेरणार्थ हो गया खिलवाना। वैसे ही पीना धातु का, पीना क्रिया का मूल धातु क्या हो गया, पी, तो पिलाना, पिलवाना। वैसे ही बच्चों और कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ शब्दों क्रियाओं के दो दो प्रेरणार्थक रूप होते हैं। कहना क्रिया का मूल धातु हो गया कहना, कह, तो उसका प्रथम प्रेरणार्थ हो कहाना, फिर कहवाना, लेकिन हम लोग फिर भी लिख सकते हैं कहलाना और कहलवाना। देख का दिखाना, दिखलाना और दिखलवाना। तो उसी तरह बच्चों आप लोग प्रेरणार्थक क्रिया समझिए। तो ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है वो कौन से क्रिया का होता है, यौगिक क्रिया का एक प्रकार होता है, जो रचना के आधार पर हम लोग जब क्रिया को बांटते हैं तो उसी तरह वो बनता है। अभी आइए बच्चों, कर्म के आधार पर हम लोगों ने क्रिया को कितने तरह के बांटा है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो ये कर्म शब्द से ही आप लोग जान चुके हैं, कर्म के आधार पर। तो सकर्मक कर्म सहित, जिस क्रिया कर्म के सहित है तो वो सकर्मक है। द्वि का अर्थ दो होता है, तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक उसका विपरीत हो गया, तो जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है तो वह अकर्मक क्रिया होता है। तो जैसे कि आप लिखिए, शिक्षक ने पढ़ाया, तो उसमें देखिए जो पढ़ाना क्रिया है, तो ये पढ़ाना क्रिया सकर्मक है। शिक्षक ने पढ़ाया, उन्होंने कुछ तो पढ़ाया होगा, तो ये कर्म का एहसास कराता है। जिस कर्म का, जिस वाक्यों में जो क्रिया जो होता है वो किसी कर्म का आने का अगर वो संभावना देता है या तो फिर सूचना देता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सूरज पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो ये जो लिखना क्रिया होता है उसमें वो कर्म का, उसमें कर्म है, और कभी कभी हम कर्म के ना लिखने पर भी ये कर्म का एहसास कराता है, तो यह आपका सकर्मक क्रिया हो गया। उसी तरह पढ़ना, देखना, खाना, पीना, काटना, खोदना आदि सकर्मक क्रिया है। तो द्विकर्मक क्रिया देखिए बच्चों, शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पढ़ना क्रिया है, जो शिक्षक ने क्या पढ़ाया, इतिहास पढ़ाया, ये एक आपका कर्म हो गया। किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, तो छात्र और इतिहास दो कर्म हो गए इस क्रिया के। तो यहाँ पर ये क्रिया कौन सा है, द्विकर्मक क्रिया। फिर अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म के क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता है। जैसे आप लोग उसने वह आया, आना क्रिया, तो ये अकर्मक है, ये कोई कर्म का क्या आप लोग कर्म को कैसे पहचानते हैं, या तो आप उसे क्या और किसको पूछते हैं, अगर उत्तर आता है तो वो कर्म का एहसास दिलाता है। तो बच्चों यहाँ पर भागना, तैरना, कूदना, रोना, हंसना, ये सारे जो आपके जो वाक्य शब्द हो गए, जो क्रिया हो गए, उनमें आपको कोई कर्म का एहसास नहीं होता है, तो इसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी बच्चों देखिए, पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, समापिका क्रिया या असमापिका क्रिया हम लोग कहते हैं। तो
बच्चों समापिका क्रिया क्या होता है? समापिका क्रिया में जो वाक्य के जो ये क्रिया जो होते हैं वो वाक्य के अंत में आते हैं और ये वाक्य की समाप्ति की सूचना देते हैं। ये वाक्य खत्म हो चुका है उसका काल का सूचना देते हैं, इसलिए उन्हें समापिका क्रिया कहा जाता है। जैसे पिताजी घर आए या फिर मैंने खाना खा लिया। तो यहाँ पर देखिए ये आपको यह कार्य समाप्त होने का सूचना दे रहा है, वाक्य के अंत में है और इसके अलावा आपको इस वाक्य का काल के बारे में भी सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये समापिका क्रिया है। और समापिका आप देखिए पूर्णता, अगर वह कार्य पूर्ण है तो समापिका क्रिया, अगर यह कार्य अपूर्ण है तो वह असमापिका क्रिया। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं असमापिका क्रिया क्या होता है, ये वाक्य के बीच में आता है और इसमें कोई वाक्य की समाप्ति या काल का हमें सूचना नहीं मिलता है। जैसे मैंने घर लौटकर खाना खाया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लौटकर, ये अगर इस क्रिया को आप अकेले लेंगे तो इसमें किसी समाप्ति का सूचना मिलता है नहीं, कोई काल का सूचना मिलता है नहीं, तो इसलिए ये असमापिका क्रिया। और आप लोग देखना जो असमापिका क्रिया होता है उसमें ये कर लगकर आपका वह शब्द वह क्रिया बनाया जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जो वाक्य हमारा होता है उसमें जो वाच्य होते हैं वो वाच्य क्या होता है, वाच्य में क्रिया को स्थिति को लेके हम उसे वाच्य कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रयोग। जो प्रयोग होता है उसका अर्थ है अन्विति। अन्विति का अर्थ क्या होता है? परस्पर संबंध रहना या फिर परस्पर में जो मेल रहता है उसे हम कहते हैं प्रयोग। कभी कभी क्या होता है हम लोग जो वाक्य में क्रिया का व्यवहार करते हैं या तो वो कर्ता को अनुसरण करता है या कर्म का, या कभी क्या करता है वो खुद स्वतंत्र रहता है या फिर भाव का अनुसरण करता है। तो इन स्थितियों को, इन परिस्थितियों को, जिन परिस्थितियों में क्रिया अपना रूप बदलता है उसे हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य फिर क्या हो गए? क्रिया के वो परिवर्तन रूप हो गए जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव ये तीनों के अनुसार, अर्थात इन तीनों में से किसको प्रधानता दी गई है उसे हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य तीन प्रकार के हो गए, आपका एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा आपका हो गया भाववाच्य का। तो वाक्य में अगर कर्म जो कर्तृवाच्य होता है उसमें अगर आपका वाक्य कर्ता के अनुसार होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं या फिर कर्तरी प्रयोग कहते हैं। कमला लिखती है, यहाँ पर जो लिखना क्रिया कमला के अनुसार, कर्ता के अनुसार हुआ है, इसलिए यह कर्तृवाच्य जिसे हम कर्तरी प्रयोग भी कहते हैं। फिर कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है, इसलिए हम उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर पुस्तक कर्म है उसके हिसाब से आपका क्रिया का प्रयोग हुआ, इसलिए कर्मणि प्रयोग। जो भाववाच्य होता है उसमें उसको भाव्य प्रयोग कहा जाता है, जिसमें क्रिया जो आपका क्रिया होता है वहां पर भाव का प्रधान रहता है, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर हमेशा देखना आप सहायक क्रिया जाना का प्रयोग होता है। तो और क्रिया जो आपका है वो पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में ही रहती है, उसे भाव्य प्रयोग कहा जाता है। तो बच्चों आपके किताब में जो शब्द दिए, जो क्रिया दिया गया उसे आप अभ्यास कीजिए ताकि आप इन सबको आसानी से पहचान पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।